हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आप कैसे हो? मेरा नाम है निशांत वत्सल और मैं आज से आपकी जूलॉजी की क्लासेस लूँगा। तो जो मैं चैप्टर आज आपको पढ़ाने वाला हूँ उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो उसका हम इंट्रो सेक्शन और उसका हम इंट्रो सेक्शन तो करेंगे ही करेंगे, और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हाफ पार्ट है ना, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। और जो आधा रह जाएगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। देखिए, मैंने देखा है स्टूडेंट्स जो है ना वो बहुत ही छोटे छोटे टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। हर एक चैप्टर का ये कहानी है, बट कुछ चैप्टर में तो कुछ ज़्यादा ही। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने देखा है, और मैंने देखा है जेनेटिक्स में। ठीक है, इसमें मतलब छोटे छोटे वर्ड्स हैं ना जो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं पहले क्या करूँगा, आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी बताऊँगा, स्पेशली इस टॉपिक से रिलेटेड। जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उससे रिलेटेड जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होगी वो मैं पहले ही डिस्कस कर दूंगा, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। बढ़िया, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि गैमेट क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे? कोई पूछे कि गैमेट है क्या, बार बार हम पढ़ते हैं ना मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। अरे भैया, गैमेट क्या है ये तो बताओ। देखो, गैमेट सिंपल है। गैमेट को आप बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, गैमेट को आप बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव सेल। सिंपल। मेल गैमेट क्या कौन सा होता है और फीमेल गैमेट कौन सा होता है, आज के बाद से भूलना मत। मेल गैमेट को हम स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमेट को हम लोग ओवा या फिर एग कुछ भी बोल देते हैं, ओवम या फिर एग कुछ भी बोल देते हैं, दोनों सही है। तो ये पहला था कि गैमेट क्या है और मेल और फीमेल गैमेट क्या है। इसके बाद जो दूसरा कंफ्यूजिंग टर्म मैंने देखा है वो देखा है स्पर्म और सीमेन के बीच में बच्चे जो डिफ्रेंशिएट नहीं अच्छे से कर पाते हैं। देखो, सिंपल है। जब कोई मैन इंटरकोर्स करेगा या मास्टरबेट करेगा तो जो वाइटिश फ्लूइड निकलता है ना, उसको सीमेन बोलते हैं, उसको सीमेन बोलते हैं। ठीक है जी। अब स्पर्म क्या है फिर? अगर सर उसको सीमेन बोलते हैं तो स्पर्म किसको बोलते हैं? समझा रहा हूँ, रुक जाओ। देखो, वो फ्लूइड तो को हमने सीमेन कहा, सही है। उसी सीमेन के अंदर स्पर्म प्रेजेंट होता है, उसी सीमेन के अंदर स्पर्म प्रेजेंट होता है। बट उस सीमेन में और भी चीज़ें प्रेजेंट है। तो स्पर्म ना बस एक कंपोनेंट है, उस सीमेन का एक कंपोनेंट है। ठीक है, और क्या प्रेजेंट है सर, मैं बताता हूँ। और प्रेजेंट होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड का सिक्रीशंस भी उस सीमेन में प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है सीमेन में और स्पर्म में। अब जो तीसरी बात, और ये सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग टर्म है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जाइगोट क्या है, एम्ब्रॉय क्या है? ठीक है, ये इतना बेसिक टर्म है ना कि मैं क्या ही बताऊं। मैंने इसमें इतना कंफ्यूजन बच्चों को देखा है कि जाइगोट क्या है, एम्ब्रॉय क्या है। देखो, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है तो उसको हम बोलते हैं कि जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, 24 आवर्स तक जाइगोट ही रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर, 24 आवर्स तक जाइगोट ही रहेगा। लेकिन सेकेंड डे से लेकर के वीक 8 तक, सेकेंड डे से लेकर के वीक 8 तक एम्ब्रॉय रहेगा। ठीक है, ठीक है। और वीक 8 से वीक 40 तक फीटस हो जाएगा। यानी फिर से डे 1 क्या रहेगा, जाइगोट। सेकेंड डे से 8 वीक तक क्या रहेगा, एम्ब्रॉय। फिर 8 वीक से 40 वीक, यानी जब पार्चुरेशन होगा, यानी जब बेबी का डिलीवरी होगा, तो क्या रहेगा, फिटस। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। 1 डे जाइगोट, सेकेंड डे से 8 वीक एम्ब्रॉय, 8 वीक से 40 वीक यानी पार्चुरेशन तक, पार्चुरेशन मतलब होता है डिलीवरी ऑफ बेबी तक, फिटस रहेगा। बढ़िया 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 बढ़िया। यानी हमने अभी बेसिक टर्मिनोलॉजी ने सारी कंप्लीट कर ली है। तो आइए शुरू करते हैं आज हमारा चैप्टर, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और वैसे तो मुझे आपसे और भी बातें करनी है, बट पहले हम पढ़ाई करेंगे और बाद में हम लास्ट के 10 मिनट में ये सब बातें करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है तो कुछ बातें करनी भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि इसमें एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन आर ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्चुअली एंड वीवी पेरस। कुछ बच्चों को तो पता होगा लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता, तो शायद वो कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या मतलब सेक्चुअली। भाई, रिप्रोडक्शन है तो सेक्चुअली ही होगा ना। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। देखो, रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है सेक्चुअल, एक होता है एसेक्चुअल। ठीक है, एसेक्चुअल में सिंगल पेरेंट का नीड होता है, सेक्चुअल में
दो पैरेंट का नीड होता है, मेल और फीमेल अलग अलग, ठीक है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एग्जाम्पल्स की बात करें, एक तो हम ही हो गए भाई, अभी हमने पढ़ा ना, तो एक तो हम हो गए, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे हैं, डॉग्स को ले लो, एलिफेंट्स को ले लो, वेल्स को ले लो, और फ्लावरिंग प्लांट, या मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, बच्चे अक्सर ऐसा सोचते हैं कि जो प्लांट्स होता है वो एसेक्सुअल करता है, ऐसा नहीं है भाई। एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है, ऑलवेज रिमेंबर। सर आपने तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया, का एग्जाम्पल बता दिया, बट अब मुझे आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल बताओ। सॉरी, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा? बैक्टीरिया, ईस्ट, हाइड्रा, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सब क्या शो करेगा? ये सब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, ठीक है, बढ़िया। तो हमने जो पहला वर्ड था ना एनसीईआरटी का, देखो हम कैसे एनसीईआरटी को निचोड़ कर पढ़ रहे हैं। जो पहला वर्ड था ना कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो दूसरा वर्ड आता है वो आता है ओविपेरस एंड वीविपेरस, वो आता है ओविपेरस एंड वीविपेरस, ठीक है, बढ़िया। अब देखो ओविपेरस और वीविपेरस का क्या मतलब होता है। ओवी जब भी आए ना तो तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए, ओवी आ रहा है यानी कि अंडे की बात हम कर रहे हैं, यानी कि हम अंडे की बात कर रहे हैं, यानी ऐसा एनिमल जो एग को देगा, यंग वंस नहीं देगा। यानी जो एनिमल्स ओविपेरस होता है वो जब फीमेल उसकी रिप्रोड्यूस करती है तो वो क्या करती है, सबसे पहले एग को देती है। उसके बाद वो जो एग होगा ना वो इन्वायरमेंट के बाहर, मतलब सॉरी, मदर उम के बाहर यानी मदर के बॉडी के बाहर इन्वायरमेंट में वो ग्रो होगा, मैच्योर होगा, उसके बाद उससे बेबी का फॉर्मेशन होगा। ये होता है ओविपेरस की कहानी। सर ओविपेरस कौन कौन करते हैं? बहुत 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 लोग, मतलब बहुत सारे ऐसी स्पेसीज है, जैसे फ्रॉक्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। अरे बर्ड्स का एग्जाम्पल हमने बच्चे से सुन रखा है यार। अरे सुना नहीं है वो कि कोयल है और उसने जाके कौवे के घोंसले में अंडा दे दिया। हाँ दिया ना, और फिर बाद में वो कौवा को लगा कि अरे यार मेरा ही अंडा है, और उसने पाला पोसा, और जब बड़ा हुआ तब कौवा को समझ में आया कि अरे भाई ये तो कोयल का अंडा था। खैर आप लोगों ने नहीं सुना होगा, हमने तो सुन रखा है। अपने सीनियर्स अगर कोई भैया दे दी हो, मम्मी पापा, उनसे ज़रूर पूछिएगा, उन्होंने सुन रखा होगा। अच्छा ठीक है, अब मैं आपके लायक एग्जाम्पल देता हूँ। जुरासिक वर्ल्ड आप सबने देखा है, उसमें एक सीन याद है जब हीरो हीरोइन वो बहुत सारे अंडे रखे होते हैं डायनासोर्स के, और वहाँ पे जाते हैं छिपने के लिए, और अचानक से वो अंडे फूट जाते हैं और उससे छोटे छोटे डायनासोर्स निकलना शुरू कर देते हैं। हाँ तो वो भी डायनासोर्स क्या था भाई, रेप्टाइल्स ही था ना, तो वो तो करेगा ही ओविपेरस, ठीक है। तो ओविपेरस तो सर समझ में आ गया। अब मुझे बताओ वीवीपेरस क्या होता है। वीवीपेरस बहुत सिंपल है कि भैया भैया वो यंग वंस को बर्थ देगा, ठीक है। देखो होगा क्या कि इसमें क्या होगा कि जो एम्ब्रॉय का जो मैचुरेशन है ना, या जो डेवलपमेंट है, वो मदर के बॉडी के अंदर हो जाएगा, और जब वो पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा देन तब जा करके यंग वंस वो दे देगा। तो हमने ओविपेरस भी समझ लिया, हमने विविपेरस भी समझ लिया। पहला लाइन ह्यूमन बींग्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, ये कंप्लीट होता है। अब समझो, अब समझो, अब समझो, अब समझो, अब समझो, अब समझो। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, ठीक है, इन ह्यूमन, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले तो होगा गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट का बनना। गैमेट का बनना मतलब मैंने पहले ही आपको बताया था, स्टार्टिंग में बताया था गैमेट क्या होता है और क्या होता है। अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, अरे छोड़ो, बता देता हूँ। स्पर्म का मेल में बनना, एग या ओवम का फीमेल में बनना। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है। तो गैमेट फॉर्मेशन एक बार जब हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो अगर मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग पड़े हैं फिर क्या ही फायदा। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का क्या होगा, पास आना जरूरी है। पास आएंगे तभी तो फ्यूज करेंगे ना। तो देखो ह्यूमंस के केस में क्या होता है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल नेचर के हैं। मोटाइल का मतलब होता है मूवेबल, वो मूव कर सकते हैं। लेकिन जो फीमेल गैमेट होता है वो होता है इमोटाइल, यानी वो मूव नहीं कर सकता है। तो अब एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन, यानी ट्रांसफॉर्म ऑफ मेल गैमेट यानी स्पर्म का इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। वेजाइना में होता है, उसके बाद वो हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब से लेकर के यूरेथ्रा तक। तो ठीक है, तो आप अभी के लिए ये समझो कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट
इसको हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, गैमेट तो बन गया, गैमेट बन गया ना, गैमेट बन गया और इंसेमिनेशन भी हो गया, तो अब क्या होगा, अब होगा फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सही, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का एक और टर्म एनसीईआरटी ने दिया है, जो दिया है वो है सिनगैमी, वो है सिनगैमी। तो जो फर्टिलाइजेशन है उसको हम सिनगैमी भी बोलते हैं, इसका मतलब है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सबसे पहले क्या हुआ, गैमेटोजेनेसिस हुआ, फिर क्या हुआ, इंसेमिनेशन हुआ, फिर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद क्या होता है मुझे बताओ, फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद क्या होता है, अरे भैया जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना। तो फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद होगा फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। सर अभी याद आ रहा है, आपने कहा था ब्लास्टोसिस्ट के बारे में। अरे खच्चरों ध्यान दो, ब्लास्टोसिस्ट मैंने पहले ही कहा था एम्ब्रॉय का ही, एम्ब्रॉय का ही एडवांस्ड फॉर्म है, ठीक है। तो अटैक, ठीक है, तो उसका फॉर्मेशन और डेवलपमेंट हो जाएगा। उसके बाद आएगा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, उसका अटैचमेंट होगा, उसका अटैचमेंट होगा यूटेरिन वाल के साथ, इसी को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इसके बाद होगा जेस्टेशन। जेस्टेशन मतलब एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। और फिर होगा पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ बेबी। चलिए थोड़ा हम अब नोट्स से भी पढ़ लेते हैं। अच्छा हाँ, एक 1 सेकेंड, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर आपने कहा गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर आपने कहा इंसेमिनेशन होगा, फिर आपने कहा फर्टिलाइजेशन होगा, फिर आपने कहा जाइगोट बन जाएगा, फिर आपने कहा कि ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन डेवलपमेंट होगा, फिर आपने कहा कि इम्प्लांटेशन होगा, यानी ब्लास्टोसिस्ट यूटेरिन वॉल के साथ जुड़ेगा, फिर आपने कहा कि जेस्टेशन होगा, एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होगा, और फिर आपने कहा कि पार्चुरेशन होगा, बेबी का डिलीवरी होगा। बट सर एक और प्रोसेस होता है ना, जिसको लैक्टेशन बोलते हैं। बिल्कुल होता है, इस चैप्टर में हमें आगे पढ़ना भी है लैक्टेशन। तो फिर लैक्टेशन को रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में क्यों नहीं डाला गया, मतलब ऐसा क्या, ऐसा क्या, क्यों क्यों ऐसा किया लैक्टेशन के साथ, ऐसा अन्याय क्यों हुआ भैया बताओ, ऐसा अन्याय क्यों हुआ। देखो, जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट है क्रिएटिंग, डेवलपमेंट और डिलीवरी। वो मेनली क्या, जो साइंटिस्ट लोगों ने इस रूल को बनाया, उनका सिंपल सा फॉर्मूला था कि हम देख रहे हैं क्रिएशन को, डेवलपमेंट को और डिलीवरी ऑफ बेबी को, जबकि जो लैक्टेशन है वो है पोस्ट नेटल केयर एंड नूरिशमेंट, यानी वो बेबी के बर्थ के बाद का प्रोसेस है ना, इसलिए वो कोर इवेंट नहीं है। और इसी वजह से, इसी कारण से लैक्टेशन को नहीं डाला गया, ठीक है, मेन सेक्सुअल इवेंट्स इन ह्यूमन में, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक बात बताइए, क्या बचपन से ही ये, मतलब ये क्या, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता रहे हो, ये जो सारे इवेंट्स बता रहे हो, ऐसा कोई एज होता होगा जो, जिस एज से ये सब स्टार्ट होता होगा, या बचपन से ये धीरे धीरे हो रहा होता है, एक्चुअली क्या होता है सर, देखो एज है, क्या एज है, प्यूबर्टी, ठीक है। हम बात करेंगे प्यूबर्टी के बारे में, प्यूबर्टी मेल वर्सेस फीमेल्स, यहाँ पे देखिए आपके लिए बहुत अच्छा टेबल बनाया गया है आप, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि इसमें तो आपको दिया है 9 to 14 और 8 to 13, बट एक्चुअली अगर आप ओवरऑल एवरेज हिसाब लगाओगे तो फीमेल में ऑलमोस्ट 10 से 11, ठीक है, और यहाँ पे हो जाता है 12 से 13, ठीक है। ये वाला सीन रहता है कि भैया इस एज में मेल प्यूबर्टी आ जाएगी और फीमेल प्यूबर्टी भी आ जाएगी, ठीक है। प्यूबर्टी जैसे ही जो मेल होता है या जो फीमेल होती है, प्यूबर्टी एज को गेन करता है, उसी वक्त उसी टाइम से क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल में, वो सेक्स हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देता है। वो क्या करता है, सेक्स हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देगा। तो भाई मुझे बताओ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में क्या है, टेस्टीज है, फीमेल में क्या है, ओवरीज है। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करेगा, टेस्टोस्टेरोन। हालांकि वो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं करता है, वो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, जिसको एंड्रोजन जिसको बोलते हैं। हाँ, उसमें मोस्ट कॉमन टेस्टोस्टेरोन होगा, बट ठीक है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जान लो कि टेस्टिस जो है वो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, बढ़िया। उसी तरह फीमेल में क्या होगा, फीमेल में क्या होगा
कि जो ओवरीज होगा वो एस्ट्रोजन, जैसे हमारे में टेस्टोस्टेरोन होता है ना, वैसे ही फीमेल में क्या होता है, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगा कौन, ओवरी। बहुत बढ़िया सर, हमने एज वाला भी देख लिया और हमने हार्मोन वाला भी देख लिया। अब मुझे बताओ कि पहला विजिबल साइन अगर मैं मेल की करूं कि भाई ये प्यूबर्टी वाले एज में आ गया है, क्या होता है, पहला विजिबल साइन होता है, पहला विजिबल साइन होता है टेस्टिकुलर डेवलपमेंट। ठीक है, टेस्टिकुलर डेवलपमेंट होता है, और फीमेल की बात करो तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। अगर मैं एक, मुझे बताओ ऐसा कोई माइलस्टोन है क्या, रिप्रोडक्टिव माइलस्टोन जो प्यूबर्टी के एज के टाइम में मेल और फीमेल ये करता है, तो हाँ है, बिल्कुल है। देखो फीमेल में इसी टाइम पे, फीमेल में इसी टाइम पे फर्स्ट पीरियड आता है। जब वो प्यूबर्टी के एज में पहुंच जाती है तो फर्स्ट पीरियड आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलो बोलो क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं, मेनार्च बोलते हैं, सॉरी मेनार्च। ठीक है, यहाँ लिखा होगा मेनार्च बोलते हैं। ठीक है, बढ़िया। अगर मैं मेल की बात करूँ तो वो पहली बार इजैकुलेशन इसी पीरियड में होता है, जब वो प्यूबर्टी वाले एज में पहुंच जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मार्च, स्पर्मार्च। ठीक है, स्पर्मार्च बोलते हैं, यानी इसको हमने कहा मेनार्च और इसको हमने कहा स्पर्मार्च। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, क्या कोई अ, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ये मेल के सेक्सुअल इवेंट में और फीमेल के सेक्सुअल सेक्सुअल इवेंट में? हाँ, होता है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अगर आप मेन है ना, तो उसमें क्या होगा, स्पर्म ओल्ड एज में भी बनता रहेगा, ओल्ड एज में भी बनता रहेगा। ठीक है, याद रखना। लेकिन अगर आप फीमेल है तो जो ओवम है ना, वो बनना बंद हो जाता है। एनसीईआरटी ने इसके लिए एक वर्ड यूज करा है, सीज एज। किस एज में, 50 ईयर्स के एज में, 50 ईयर्स के एज में वो बनना बंद हो जाता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, यानी पीरियड का स्टार्ट होना क्या था, बोलो, मेजो आर्क, एंड होना क्या है, मेनोपॉज। बढ़िया। अब देखो अराउंड 50 ईयर्स लिखा है, तो ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 50 ईयर्स होगा। किसी फीमेल में 45 ईयर्स, किसी में 50 ईयर्स, किसी में 55 ईयर्स, ऐसा ऑलमोस्ट देखा जाता है। बढ़िया। अब सबसे पहले जो, हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हॉर्मोन्स के बारे में। फॉर एग्जांपल पहले मुझे ऐसा लगता था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कि भाई हम तो मेल है तो हमारे में टेस्टोस्टेरोन तो होगा ही, बढ़ बढ़ के होगा, लेकिन एस्ट्रोजन थोड़ी ना होगा भाई, मैं मेल हूँ फीमेल थोड़ी हूँ। बट बाद में जब मैंने पढ़ाई करी तो मुझे समझ में आया कि भैया सारे के सारे हार्मोन्स मेल और फीमेल में प्रेजेंट हैं। फीमेल फीमेल वाले सारे हार्मोन हम में हैं, और हमारे वाले सारे हार्मोन फीमेल में हैं, एक को छोड़ के। एक इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, प्लेसेंटल हार्मोन। तो प्लेसेंटल हार्मोन हमेशा याद रखना, प्लेसेंटल हार्मोन इज द ओनली हार्मोन जो फीमेल में प्रेजेंट है, और वो कब आता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे आता है। बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक है, बस ये याद रखना। हाँ तो ठीक है, अब आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी कि सर समझ में नहीं आया, अगर हमारे में फीमेल वाले भी हॉर्मोन्स प्रेजेंट है तो हमें तो फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आने चाहिए थे। देखो होता क्या है, हमारे में ठीक है फीमेल वाले हार्मोन प्रेजेंट है, या फीमेल में हमारे वाले हार्मोन प्रेजेंट है, बट वो ना बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज में है। ठीक है, बहुत ही, जैसे एस्ट्रोजन हमारे में बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज में और टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई, ये वाला डिफरेंस होता है। ठीक है, आई थिंक अब आपका क्लियर हो गया होगा। और जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कॉन्सेप्ट पॉइंट तो है ही है, और इससे भर भर के नीट में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन से रीजन में लोकेटेड है, तो आपका आंसर जाएगा पेल्विस रीजन। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन से रीजन में लोकेटेड है, तो आंसर जाएगा पेल्विस रीजन। इसमें हमने क्या किया है, दो पार्ट में इसको डिवाइड करा है। एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आता है टेस्टीज और स्क्रोटम, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट है गैमेट के फॉर्मेशन में, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है गैमेट के फॉर्मेशन में। टेस्टीज में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ये बात आपको आगे पता चलेगी। अभी के लिए आप जान लो कि टेस्टीज में भी कहाँ होता है ये हम पढ़ेंगे। अभी के लिए ये जान लो कि टेस्टीज में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। बढ़िया 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 बढ़िया, इसलिए हम उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं। बाकी आएगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इसमें आएगा एक्सेसरी डक्ट्स, यहाँ देखो एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है,
अगर मैं बात करूँ एक्सेसरी डक्ट्स का, ठीक है, तो इसमें आता है रेटी टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। बढ़िया, रेटी टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ग्लैंड्स की, ठीक है, तो उसमें आएगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, और इसी को हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। बढ़िया 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 बढ़िया। और आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, और आता है सेमाइनल वेसाइकल। अब ये जो सेमाइनल वेसाइकल है और ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ये पेयर में प्रेजेंट होगा, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, सिंगल प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा ऑफ कोर्स इजैकुलेटरी डक्ट प्रेजेंट होगा ही होगा। तो इसी के साथ हमने खत्म कर लिया है इस टॉपिक को। अब इस टॉपिक में हम आगे बढ़ रहे हैं, वो है स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है, देखो होता क्या है कि मेल में अम, जो टेस्टिज होता है ना, वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक पाउच में, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं भाई, स्क्रोटम बोलते हैं। अब ये जो स्क्रोटम है ना, ऐसा क्यों होता है, पहले तो बताओ कि यार बॉडी के अंदर क्यों नहीं है, बॉडी के बाहर क्यों है, कुछ तो रीजन होगा। है, बहुत अच्छा रीजन है। देखो होता क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एनसीईआरटी कहती है, हालांकि और भी रीजन है बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए यानी स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हमें लो टेम्परेचर चाहिए। जो नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है ना, उससे ऑलमोस्ट 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। तो इसलिए हमारा जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में होता है, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाए, ठीक है। वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस वो ठंडा रहता है, ठीक है। बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। अब देखो, हम्म, हालांकि ये एनसीईआरटी में है नहीं बट फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, सॉरी, हाँ सॉरी। देखो, जो मेल बेबी में टेस्टीज होता है ना, वो 6 to 7 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बन जाता है। बढ़िया, मेल बेबी में जो टेस्टीज होता है ना, वो 6 to 7 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बन जाता है, बट उस टाइम वो इंट्रा एब्डोमिनल रहता है। इंट्रा मतलब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। इंट्रा जब भी है तो समझो अंदर, वो बीच की कुछ बात कर रहा है, ठीक है। तो हाँ सॉरी 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 सॉरी, बीच नहीं, बीच तो इंटर हो गया ना। तो इंट्रा मतलब क्या होता है, अंदर। इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। बट कहानी में ट्विस्ट है, देखो कहानी में ट्विस्ट कितना अच्छा है। जब वो 6 to 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जाएगा ना, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है और वो 6 to 7 मंथ में जाती है, तो जो टेस्टीज होता है वो माइग्रेट करके चला जाता है किसमें, स्क्रोटम में। कहानी कुछ ऐसी होती है, बट कभी कभी ऐसा देखा गया है, कभी कभी एक बहुत फेमस डिजीज है जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोरकिडिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो टेस्टीज है वो स्क्रोटम में डिसेंड नहीं हो पाता, यानी नहीं जा पाता है। अब जो क्रिप्टोरकिडिज्म है ये बहुत सारा, मतलब ये यूनिलैटरल हो सकता है, बाईलैटरल हो सकता है, इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस वो टर्म याद रख लो, क्योंकि एनसीईआरटी में सब दिया भी नहीं है। मैं एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक सेइंग है ना, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। पता नहीं कब कैसा क्वेश्चन आ जाए, अभी आपने देखा यूपीएससी में कहाँ से रैंडम रैंडम क्वेश्चन आ गया, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो, ये जो क्रिप्टोरकिडिज्म है, इसको ठीक करने के लिए, ठीक है, इसको ठीक करने के लिए हम एक सर्जरी करेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑर्कियोपेक्सी, उसके थ्रू हम इसको ठीक कर देते हैं। बट अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी में क्रिप्टोरकिडिज्म है, ठीक है, और वो सपोज दैट बेबी से एडल्ट बन गया, तो मतलब क्या होगा, सोचो सोचो क्या होगा। देखो मैं बताता हूँ, दो कंडीशन हो सकती है। पहला पहला अगर उसका टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रह गया, क्योंकि हम क्रिप्टोरकिडिज्म की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब टेस्टिस को क्या हुआ, वार्म टेम्परेचर मिला। वार्म टेम्परेचर मिला, यानी यानी जो स्पर्मेटोजोआ होंगे ना, वो सारे के सारे मर जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा, क्योंकि स्पर्मेटोजोआ हीट बर्दाश्त नहीं कर पाता है, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन तो भैया खत्म हो गया। लेकिन जो लिडिक सेल होगा, आगे पढ़ेंगे आप लिडिक सेल के बारे में, जो लिडिक सेल होगा वो अनअफेक्टेड रह जाएगा। तो वो अगर अनअफेक्टेड रह गया है, तो फिर
तो फिर वही लिडिक सेल से तो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ना, सिंथेसाइज एंड सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स, वही लेडिक सेल ही तो कर रहा है। तो वो जो मेल बेबी जब एडल्ट हो जाएगा ना, तो भाई उसमें सारे मस्कुलाइन फीचर्स होंगे, सारे, मतलब देखने में आपको एक नॉर्मल मेल लगेगा लगेगा, उसमें कोई इशू नहीं है, बट पॉइंट टू बी नोटेड, वो कभी भी फादर नहीं बन पाएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि उसका स्पर्म जो है वो तो खत्म हो गया है। ये कहानी है। एक तो चलो ये वाला पॉइंट वही हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर टेस्टिस हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रह गया ना, तो बाद में वो कैंसरस सेल बन जाता है। ठीक है, यानी जान पे ही आ जाएगी। इसलिए अगर किसी बेबी में ऐसा देखने को मिलता है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऑर्कियोपैक्सी करवा लो। देखो ये सब जो हमने अभी बातें करी, ये बस आपको मैंने बताने के लिए बोली, नॉलेज के लिए बोली। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा वो क्रिप्टोर्किडिज्म का जो अभी कंडीशन बताया, उसके पहले तक सब इंपॉर्टेंट है, ये मत बोलना कि वो सब इंपॉर्टेंट नहीं था। चलो ठीक है, तो हमने ये भी कहानी ख़त्म कर ली। अब हम देखते हैं आगे की कहानी। देखो, अब हम टेस्टिस के शेप और डायमेंशन की अगर बात करें, तो क्या होता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। 2 3 4 5, 2 3 4 5। 2 3 क्या है, विथ। 4 5 क्या है, लेंथ। 2 3 क्या है, विथ। 4 5 क्या है, लेंथ। सिंपल सिंपल सिंपल, तुम ऐसे याद रखो, ठीक है। बहुत सिंपल। अच्छा मुझे बताओ शेप कैसा होता है। शेप होता है ओवल। ओवल मतलब अंडाकार। यानी टेस्टिस का जो शेप होता है ना, वो होता है ओवल। और ओवल का मतलब होता है अंडाकार। टेस्टिस इज ओवल इन शेप। तुम जान गए लेंथ, जान गए विथ। उसके बाद देखो, टेस्टिस कवर्ड होता है डेंस कवरिंग से। किससे कवर्ड होता है, डेंस कवरिंग से, जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब देखो, ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया, देखो मैंने नोट्स में हर जगह लिखा है, ऐसा मत समझना कि मैंने नहीं लिखा है। कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग नोन एज ट्यूनिका एल्बुजिनियन, नेम नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने ये तो लिखा है कि डेंस कवरिंग से कवर्ड है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, बच्चे ने इस चीज़ को बहुत 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 मतलब ये कर देते हैं कि जैसे ये जो वर्ड था ना अभी हमने जो पढ़ा, कहाँ गया, सॉरी, हाँ, डेंस कवरिंग। डेंस कवरिंग जो वर्ड हमने, हाँ डेंस कवरिंग, एक सेकेंड, 1 सेकेंड दीजिएगा। ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है डेंस कवरिंग, ये बच्चे अक्सर मिस कर जाते हैं। एनसीईआरटी में ना ऐसी ऐसी बहुत सारी वर्ड्स आपको मिलेंगे, और एनटीए इसी से खेलेगा आपके साथ। आपको हर एक वर्ड पे, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, ठीक है, सब कुछ ठीक है, वर्ड पे ध्यान दो, वर्ड पे। जैसे ये डेंस कवरिंग हो गया, ठीक है। और वो वाले में जो मैंने बोला था कि ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम एक बार वापस से नोट्स पढ़ लेते हैं। सॉरी, 1 सेकेंड। एक बार नोट्स का रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाएगा सब कुछ अच्छे से। आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी एक बार हम अपने नोट्स का रीडिंग कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कल पूरी रात मैं सोया नहीं था, और मैं जग कर यही नोट्स बना रहा था आपके लिए, बहुत मेहनत करी। आई नो मैं बिगिनर हूँ, तो शायद उस लेवल के नोट्स अभी मैं नहीं बना पा रहा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ऑफ कोर्स मैं बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि बायो यार मुझे, मतलब बायो पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है। चलिए ठीक है, बातें कम, पढ़ाई करते हैं। देखो, ह्यूमन का जो नेचर होता है, ह्यूमंस होता है सेक्सुअली, 1 सेकेंड, ह्यूमंस होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। हमने पढ़ लिया था, दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था, ठीक है, पढ़ा था ना हमने डिटेल में। इसके बाद देखो, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को चाहिए 2 पेरेंट्स, ठीक है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को चाहिए केवल एक पेरेंट। ठीक है, बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया। सेक्सुअल का एग्जांपल हमने देखा था, ह्यूमंस है, डॉग्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, जिसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। इसका तो पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है भाई, ये पूरा एक चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, आप पढ़ोगे। एसेक्सुअल का एग्जांपल बैक्टीरिया है, ईस्ट है, बैक्टीरिया है, ईस्ट है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है। ठीक है, बढ़िया। ओवीपेरस के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई वो अंडा देगा, और वो डेवलप होगा और हैच होगा आउटसाइड द मदर्स बॉडी, जैसे बर्ड्स हो गया, फ्रॉक्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया। सिंपल, ठीक है। ये सब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको एकदम बेसिक वाला डाउट है कि सर सेल क्या होता है, मुझे बता दो, मैं बताऊंगा, बट बच्चे याद रखना,
अगर आप शर्म करते हो पढ़ाई में कि सर मुझे नहीं आता, तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं है, अभी नहीं आता है ना, बाद में आ जाएगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे मुझसे, ठीक है। चलो, अब हम बात करेंगे बीबी प्लस का। हमने पढ़ लिया था कि ये देगा यंग वंस को आफ्टर नर्चरिंग द एम्ब्रॉय इंटरनली। एग्जाम्पल जानते हैं कि हम हो गए डॉग्स हो गए, बेल्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए। फिर आएगा रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस। ठीक है, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस सबसे पहले क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा इंसेमिनेशन होगा, फिर हमने पढ़ा जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर हमने पढ़ा फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होगा ब्लास्टोसिस्ट का, फिर हमने पढ़ा इम्प्लांटेशन होगा, फिर हमने पढ़ा जेस्टेशन होगा, पार्चुरेशन हो गया। देखो अभी हो सकता है कि आपको, आप जब स्टार्टिंग पढ़ते हो थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि अरे यार पहले गैमेटोजेनेसिस था फिर इंसेमिनेशन था, बट आप थोड़े टाइम भी पढ़ लोगे ना तो बहुत आसान हो जाता है। देखो सिंपल है, गैमेटोजेनेसिस नाम में ही है गैमिट का बनना। गैमेटोजेनेसिस हुआ, फिर क्या होगा, इंसेमिनेशन, दोनों पास आएंगे, फिर क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, पास आए फर्टिलाइज हुए तो क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, फिर क्या होगा, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइस्ट, फिर क्या होगा उसका अटैचमेंट टू द यूटेरिन वाली इम्प्लांटेशन, फिर क्या होगा जेस्टेशन, फिर क्या होगा पार्चुरेशन। जेस्टेशन मतलब एम्ब्रॉय डेवलपमेंट, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जेस्टेशन मतलब वॉट, पार्चुरेशन मतलब पार, मतलब वो पार ले जा रहा है, कहीं से पार ले जा रहा है, यानी वो ऐसे याद रखो, ये याद करने के लिए मेरी ट्रिक है कि वो पार ले जा रहा है यानी वो बेबी का डिलीवरी कर रहा है। बहुत ही सिंपल है ये सब बातें। ये हमने देख ही लिया था कि भाई लैक्टोसन को हमने क्यों कोर रिप्रोडक्टिव इवेंट नहीं माना था, हमने देख ही लिया था क्योंकि उसका जो, क्योंकि वो जो काम करता है ना वो आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी करता है, उसके पहले उसका कोई फंक्शन है नहीं, इसी वजह से उसको मेन में नहीं डाला गया, मेन रिप्रोडक्टिव इवेंट में नहीं डाला गया, ठीक है। देखो अब हाँ, हमने प्यूबर्टी के बारे में पढ़ ही लिया था कि भाई 9 to 14 ईयर्स, और यहाँ 8 to 13 ईयर्स। हालांकि 9 to 14 ईयर्स है बट जनरली होता है 11 to 12 ईयर्स में, ठीक है। और ये होता है, सॉरी, 12 to 13 ईयर्स में, ठीक है। और फिर हमने पढ़ लिया कि भाई हमारा जो, अगर मैं मेल की बात करूँ तो जो मेल, सॉरी, अगर मैं मेल की बात करूँ तो जो टेस्टोस्टेरोन है उसको कौन प्रोड्यूस कराएगा, टेस्टिस, और फीमेल में क्या होगा, एस्ट्रोजन कौन प्रोड्यूस कराएगा, ओवरी। यहाँ तक आई थिंक सब क्लियर होगा। हाँ, पहला विजुअल साइन की बात कर लो तो पता है हमें कि मेल में तो टेस्टिकुलर का जो डेवलपमेंट होता है और फीमेल में जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है वो पहला ये है। और अगर कोई माइलस्टोन की बात करो तो फीमेल में फर्स्ट टाइम प्यूबर्टी के टाइम में पहला पीरियड आएगा, और मेल की बात करो तो एजैकुलेशन प्यूबर्टी के टाइम में सबसे पहले होता है। एजैकुलेशन फर्स्ट टाइम होने को क्या बोलते हैं, स्पर्म मार्क। और फर्स्ट टाइम जो ये पीरियड आया उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेनार्क, मेनार्क। ओके हाँ, जो डिफरेंस था ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस था कि भाई अम, जो स्पर्म का फॉर्मेशन है ना वो मेन में ओल्ड एज तक होता है, बट अगर बात करो फीमेल की तो वो अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, वो अब किसी में 45, किसी में 55, किसी में 50 ऐसा होता है, तो वो मेनोपॉज की कंडीशन में आ जाती है। इसके बाद हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हाँ, एक हार्मोन के बारे में हमने पढ़ा था कि सारे हार्मोन्स, यानी कि एस्ट्रोजन हो टेस्टोस्टेरोन हो सब हमें प्रेजेंट है, बट प्लेसेंटल हार्मोन इकलौता ऐसा हार्मोन है जो बस फीमेल में प्रेजेंट है, वो भी कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका लोकेशन कहाँ होता है, पेल्विस रीजन में। इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में इसको हमने डिवाइड करा हुआ है। प्राइमरी सेक्स, वाई प्राइमरी, क्योंकि उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है गैमेट के फॉर्मेशन में, ठीक है। टेस्टीज आ गया, स्क्रोटम आ गया प्राइमरी में, बाकी सेकेंडरी में आ जाएगा एक्सीडिडक्ट्स, ग्लैंड्स, एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फिर हमने स्क्रोटम के बारे में पढ़ा कि क्यों स्क्रोटम में रहता है हमारा टेस्टीज हमें, ठीक है। देखो मैंने एक और काम किया है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये वाला पॉइंट हमसे मिस हो गया जो हमें पढ़ना है। देखो एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए,
ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए, बट इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट लगेगा कि चलो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ क्या होता है, स्पर्म के स्टोरेज के लिए, उसके मैचुरेशन के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल अगर स्पर्मेटोजेनेसिस हो भी गया तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, वो स्टोर ही नहीं रह पाएगा, वो मैच्योर ही नहीं कर पाएगा, तो किस काम का हमारा स्पर्म। इन सबों के लिए भी कम टेम्परेचर की नीड होती है, ठीक है। तो स्क्रोटम इन सबों में हेल्प करता है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। ये हमसे मिस हो गया था, सॉरी फॉर डैट। देखो, जो भी मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिया है उस सब के बगल में मैंने लिख दिया है नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। बट अगर मैंने नोट्स में लिखा है एक्स्ट्रा पॉइंट भी जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, क्योंकि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कुछ भी हो सकता है, इसलिए रिस्क नहीं लेने का। और मैंने बहुत ही थोड़े बहुत पॉइंट लिए हैं ना एक्स्ट्रा, कोई ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा लिया है। चलिए, आगे हमने पढ़ा था ये वाला। हाँ, ये वाला पार्ट भी एनसीईआरटी में नहीं है, बट मुझे लगा ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, और भरोसा है नहीं एनटीए का कि वो कब क्या पूछ दे। इसलिए ये पॉइंट आप देख लेना, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप देख लेना। ओके, सो इसी के साथ हमारा चैप्टर, सॉरी हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। मतलब ख़त्म तो नहीं हुआ है, अभी आधा ही हुआ है। तो हमने इंट्रो भी कर लिया, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑलमोस्ट 30% 40% कंप्लीट कर लिया, और हमने जो कंफ्यूजिंग टर्म्स थे आज उनको भी कर लिए। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं लगातार वीडियोस डालता रहूँगा। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको ये लेक्चर। और कोई भी डाउट हो, कोई भी, मैं फिर से कह रहा हूँ, शर्म नहीं करना है, ठीक है। सेल नहीं आता है पूछेंगे, डेंस कवरिंग का क्या मतलब है पूछेंगे, जो मन में आ रहा है, जो मन में सिलेबस से रिलेटेड सवाल है, अगर वो अगर वो हमारे एनसीईआरटी में दिया है ना कोई भी वर्ड, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। एनसीईआरटी देखो, मेरे जो नोट्स होंगे उसमें एनसीईआरटी पूरा कवर होगा, बिल्कुल। फिर भी मैं बोलूँगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, वो भी एक दो बार नहीं। अगर आपने एनसीईआरटी 24-25 बार नहीं पढ़ी ना, आपका 300 नहीं आएगा भाई, में लिख के ले लो। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, मेरा नोट्स पढ़ना है, इसमें इजी लैंग्वेज में लिखा है, सब कुछ है, बट एनसीईआरटी फिर भी पढ़ना है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। मेरे चैनल की एक और ख़ास बात है, इसमें हम हर 2 हफ्ते पे, 2 हफ्ते पे आप मान लो कोई एक ऐसा बच्चा लाएंगे जो या तो वो एमबीबीएस कर चुका है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो एमबीबीएस कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं और सेटल हो गया लाइफ में, कोई पीजी कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, या फिर मतलब मैं ऐसे किसी बच्चे को ज़रूर लाऊंगा जो आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उसमें वो आपकी हेल्प कर सके। मतलब जो भी आपके डाउट्स होंगे आप उनसे पूछो, जैसे मोटिवेट कैसे रहना है, सुबह नींद नहीं खुलती है, जो भी रैंडम डाउट्स आप उससे पूछ सकते हो। मैं हर 2 हफ्ते में, 15 दिन में ऐसा एक लाइव क्लास लूँगा, और हम उनसे बात करेंगे, बाकी आप लोग से ये बात करेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।